नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद और मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के अंदर वैसे तो चुनाव जो है वो 2023 के अंत में होने हैं, पर राजस्थान में चुनावी माहौल इस तरीके का बन चुका है कि यूँ लग रहा है कि मानो कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने हाल ही में 9 संकल्प शिविर तक कर डाला। 3 दिन का शिविर था, कई नेता आए और कई प्रस्ताव भी पास किए गए। वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर था, लेकिन उन शिविर के अंदर अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पे उनके संबोधनों में केवल और केवल एक ही चीज थी, वो थी भाजपा, भाजपा और भाजपा। आज हमारे साथ इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे साथ हैं। पूनिया साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस कहती है भाजपा 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। नहीं, कांग्रेस तो ये काम 1947 में कर चुकी है। ये तो भारत का अखंड था। पाकिस्तान और भारत का विभाजन किन शर्तों पे हुआ ये पूरा देश जानता है। इतिहास साक्षी इस बात का कि नेहरू और जिन्ना की सत्ता की भूख ने और कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने, गांधी जी की जिद ने ये किया सब कुछ, और इसलिए आज वो हम पर तोहमत लगाते हैं। उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। हम किसी जाति, पंथ, धर्म, इस तरीके की राजनीति को कभी प्रोत्साहित नहीं करते। हमारा मानना है कि इस देश का जो जाया है, इस देश की जो खाता है, इस देश की जो गाता है, वो भारत का नागरिक है। इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप तो कांग्रेस का एक इस तरीके की खिसियाट है जो सत्ता से बाहर जाने की दिखती है। और कुल मिलाकर राजस्थान में ऐसी बात कहते हैं तो राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हिंदुस्तान को बांटने का काम किसी ने किया, वोट बैंक के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पे, ये कांग्रेस ने किया है। तो इसलिए हो सकता है कि वो गलतफहमी में बीजेपी का नाम लिया, बल्कि कारक तो कांग्रेस ही है। भाजपा कहती है, वो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि आदिवासियों का उद्धार करने के लिए कांग्रेस ने काम किया। यूपीए ने आदिवासियों के लिए पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं लेके आए, भाजपा तो उनका अधिकार खा रही है। मैंने देखा, मुझे ताज्जुब हुआ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश का दौरा करेंगे और भारत को जोड़ने का काम करेंगे। तो क्या कांग्रेस को 55 वर्ष राज करने के बाद अब सुध आई है? कांग्रेस को इसका मतलब उन्होंने कभी जोड़ा नहीं। मैंने राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बेणेश्वर में मेले लगता है कि मैं मेला देखने आऊँगा, मेले में क्या होता है। जो देश के सबसे बड़ी उस समय की पुरातन पार्टी का और कोई इस तरीके का बड़ा नेता कहे कि मेले क्या होते हैं, भारत में मेले और राजस्थान में मेले और आदिवासी संस्कृति के मेले के बारे में कोई पूछे तो कैसे उद्धार करेगा आदिवासियों का? नहीं, पर आपकी सरकार क्या कर रही है आदिवासियों के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से मोदी जी के आने के बाद देश में 55 वर्षों में जो कुछ नहीं बदला, आप यदि आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको शौचालय दिखेंगे। वो आदिवासी जो जंगल जाते थे, वही आदिवासी जन जन के खाते का कारक होगा। उसी आदिवासी के घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं होगा, उस आदिवासी के घर में गैस के सिलेंडर वाला चूल्हा होगा। उस आदिवासी के पास आयुष्मान होगा। उस आदिवासी के सर पे प्रधानमंत्री आवास की छत होगी। किसी जमाने में जो कही जाती थी कि इंदिरा आवास है, लेकिन उसके न दरवाजे थे न खिड़कियां थी, लेकिन एक सुसज्जित आवास आप देखेंगे जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वही आदिवासी यदि निर्धन है तो वो 80 करोड़ लोगों में शामिल होता है जिस आदिवासी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलता है। वही आदिवासी कहीं रोजगार के लिए यदि गुजरात जाता है, बिहार जाता है, तो वो उसका राशन पोर्ट होता है, राशन पोर्ट होता है तो उसको राशन वहीं मिलता है, वरना ये सपने जैसी बात होती थी। वही आदिवासी किसान जिसको 6,000 रुपये साल के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। तो ये जो काम थे ये नेहरू जी के नहीं थे आदिवासियों के लिए, ये इंदिरा जी के भी नहीं थे, ये राजीव जी के भी नहीं थे, मनमोहन जी के भी नहीं थे। ये सारी योजनाएं थी जिन्होंने आदिवासियों का जीवन बदला। और जो कैंपा योजना थी जिसके जरिए वन को बचाने के लिए और वन उपज को आदिवासियों को एक बाजार उपलब्ध कराने की जो कवायद थी कैंपा की, वो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की थी। तो आदिवासियों के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सर, जब बात चली गई है आदिवासियों की और योजनाओं की, तो ये भी कहा राहुल गांधी ने कि 1947 से आज तक जो सड़कें बनी हैं, जो कंप्यूटर आया है, जो देश में बिजली आई है, वो सारे काम कांग्रेस ने किए हैं और इसको बड़ी मजबूती से उन्होंने रखा भी। नहीं तो क्या ये सब नहीं करने वाले थे? ये किसी भी लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार की प्राथमिकता होता है। उनको अवसर ज्यादा मिला, किया कम है।
अवसर ज़्यादा मिला था। ये सारा कंपैरिजन करेंगे तो आपको 55 बरस और 13 बरस इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। मैंने जो सब किया है 13 बरस का है। मैंने जो कहा है वो जो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी ने लॉन्च की थी, जो किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी, ये किसानों की, आदिवासियों की, गरीब कल्याण की वो योजनाएं थी जो कांग्रेस ने कभी नहीं की थी। इसलिए ये डिबेट होगी तो चाहे राहुल गांधी कुछ भी दावा करें, वो तो अंतरिक्ष में जाने का दावा करते थे, लेकिन आज देश में जो बदलाव आया बुनियादी चीज़ों से लेकर और वैचारिक मुद्दों का, वो सारा भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में आया। सर, भारतीय जनता पार्टी बातें करती है केवल काम की और बाद में दंगे कराने का काम करती है, इस तरीके के आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं? देखिए, ये तो चलता फिरता सा आरोप है, इसमें दम नहीं है, न उनके पास प्रमाण है। ये एक रिएक्शन है अपीजमेंट के कारण, एक आक्रोश पैदा हुआ है। क्या देखिए, जब आप मानवाधिकार की बात करते हैं तो उसमें सब लोग शामिल हैं। इस देश में यदि अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हैं तो यहाँ बहुसंख्यकों के भी हैं, और इसलिए किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो ये आपको संप्रदाय का कोई हिस्सा लगेगा। लेकिन कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, आज मान लीजिए कहीं मेवात में मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या वो बहुसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं है? यहाँ पर इन्हीं की रिजीम में कृष्णा वाल्मीकि मारा जाता है उसी मॉब लिंचिंग में, हरीश जाटव इन्हीं मेवात के एरिया में मारा जाता है, क्या उसका मानवाधिकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये उनका केवल राजनीतिक सियासी बयान है, नारा है, इसमें दम नहीं। सर, मानवाधिकारों की बात करें तो अगर एक विधायक एक चिट्ठी निकाल देता है विद्युत वितरण निगम को कि भाई रमजान के महीने में बिजली नहीं कटनी चाहिए, तो फिर तब मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं तो उनके भी तो मानवाधिकार है। अगर चिट्ठी निकाल दी तो कौन सा बड़ी बात होगी जिसको बीजेपी ने विषय बनाया? नहीं, इतना करने की आवश्यकता ही कहाँ है? आप क्यों भेद करते हो रमजान में और दिवाली में? आपको तो सब निरपेक्ष तरीके से देखने की आवश्यकता है। नवरात्रा में बिजली कटेगी, रमजान में बिजली मिलेगी, तो ये झगड़ा तो आपने खड़ा किया है। इस चिट्ठी की कहाँ जरूरत थी? मदरसों में फीस माफ होती है, स्कूलों में भी करनी चाहिए। आप भेद तो खुद खड़ा करते हैं। संसाधन सबके बराबर हैं, सहूलियतें सबकी बराबर हैं, अधिकार सबके बराबर हैं, तो आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? चलो सर, वो तो जो भी जाहिर करना चाहते हैं वो सबके सामने है ही। एक बड़ा सवाल और आपके ऊपर आता है कि कभी भी बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करती, हमेशा आप लोग इस विषय से भागते हो। आप लोग बात करते हो सदा धर्म की बात करते हो, सांप्रदायिक चीजों की बात करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे आप क्यों नहीं बात करते? क्या आपके हिसाब से देश में आज महंगाई और बेरोजगारी नहीं है? देखिए, इस बात को कई बार राहुल गांधी जी उठाते हैं तो मुझे हंसी आती है। इस देश में महंगाई पे गाने बने, महंगाई पे कहावतें बनी, महंगाई पे नाटक हुए, महंगाई पे पिक्चरें बनी, वो पूरा कालखंड 55 साल का कांग्रेस पार्टी का ही था। इस देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद, महंगाई, ये सबकी कारक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आप यदि प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि उसका कारण क्या है। सीधे सीधे समझ में आएगा कि एक आप यदि कल्पना करें कि आज से 20 साल पहले की रेट्स होंगी, संभव ही नहीं है। वो डीजल और पेट्रोल को, इस बात को एक स्थापित करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई है। भाई, डीजल और पेट्रोल की सबसे ज़्यादा महंगाई कहीं है तो राजस्थान में है। आप वैट कम कर दीजिए, राजस्थान के लोगों को 10 रुपये कम मिलेगा डीजल और पेट्रोल। क्यों नहीं कर रहे? रेवेन्यू का नुकसान अलग हो रहा है। 1500 पेट्रोल पंप बंद हो गए। यदि महंगाई का मुद्दा शुरू करिए ना आप यहाँ से। भारत की सरकार तो फिर भी जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स की जो लायबिलिटी थी, जो हजारों करोड़ रुपए में थी, मनमोहन सिंह के समय में सस्ता डीजल और पेट्रोल देने के लिए जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स थे, उनकी लायबिलिटी का हजारों करोड़ रुपए की लायबिलिटी भारत की सरकार, मोदी सरकार चुकाती है देश के लोगों की सहूलियतों के लिए। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये एक उनका स्लोगन है, भूल जाते हैं कि उन्होंने तो देश को 55 वर्षों तक दी है। मुझे लगता नहीं है कि ये उनका मुद्दा होगा, जनता का मुद्दा नहीं। चलिए सर, ये उनका मुद्दा होगा तो आपके मुद्दे पे आ जाते हैं। चुनाव आने वाले, चुनाव की तैयारी में भाजपा लग गई है। सर, चुनाव के अंदर आप मैदान में तो आ जाओगे, विधानसभाओं में आप लड़ाई भी लड़ लोगे, अंदरूनी लड़ाई से किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, जो प्रचारित किया जाता है इसका दो पहलू हैं। एक पक्ष जो कांग्रेस का विग्रह है, उस कांग्रेस के विग्रह से बीजेपी के आपस की बातों को प्रचारित करने की, कुप्रचारित करने की और प्रायोजित तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस का आलाकमान भी कमजोर है। 2 प्रदेश थे उनके पास, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
बड़ा प्रदेश राजस्थान था। 42 दिन तक कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना पड़े, केवल बर्खास्त नहीं, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़े, अपने ही लोगों को जासूसी करनी पड़े, जो आज भी निरंतर जारी है, उन्हीं के लोगों के फोन टेप करने पड़े। तो कांग्रेस को और बीजेपी के मुकाबले से भी इसको यदि इस तरीके से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस के ही तरफ से ज्यादा प्रचारित किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी में विग्रह है। भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल भी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको एक मंच पर दिखेंगे। मुझे लगता है कि इस चीज की चर्चा ज्यादा है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है, लेकिन इसकी हकीकत अलग है। राजनीति में स्वाभाविक तौर पर ये प्रतिस्पर्धा भी है, महत्वाकांक्षाएं भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, और हर लीडर का अपना वजूद है। इसको मीडिया अलग तरीके से देखता है, सोशल मीडिया में अलग तरीके से प्रचारित होती है, समर्थकों के जरिए अलग तरीके से प्रचारित होती है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का आलाकमान और संसदीय दल इतना सक्षम है, यदि कोई छोटी मोटी बात कहीं प्रचारित भी होती है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए आलाकमान सक्षम है। कांग्रेस में ये नहीं है। सर, एक सवाल और निकल के आ रहा है, वो ये है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जयपुर के अंदर होने जा रही है। देश में राजस्थान को क्यों चुना गया, जबकि आपकी यहाँ पे सरकार भी नहीं है, आप बहुत सारी और जगह भी जा कर सकते हैं, तो इससे आपका जो आला कमान है वो क्या संदेश राजस्थान को देने का प्रयास कर रहा है? आला कमान भी गंभीर है, आला कमान की प्राथमिकता में राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में 90 के बाद हम लोग अल्टरनेट सत्ता में रहे हैं। वैचारिक रूप से राजस्थान में उतना ही पोटेंशियल है जितना गुजरात में और मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत के अनेक प्रांतों में है, और इस लिहाज से यदि राजस्थान पार्टी की प्राथमिकता है तो हमें गर्व है। राजस्थान हमारी भी प्राथमिकता में है और हमें खुशी है कि आलाकमान हमारा पूरा ध्यान रखता है, आलाकमान पूरा फोकस करता है। आलाकमान इस बात के लिए कमिटेड है कि राजस्थान में बहुमत की सरकार बने, इसलिए वो यहाँ फोकस करके गतिविधियां करते हैं, हमें ताकत और ऊर्जा मिलती है। तो मैं इसको कहीं बुराई नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस के लिए सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 प्रदेश बचे हैं, और राजस्थान की स्थिति है कि कदाचित कांग्रेस के पास केवल एक बड़ा प्रदेश होने के कारण जो वित्तीय संसाधन है, जिस तरीके की कांग्रेस की पार्टी चलती है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो स्थिति थी वो बदतर होती जा रही है, आर्थिक तौर पर उनकी कमर टूटी हुई है, तो राजस्थान का जितना करप्शन है उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए जाता होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का यहाँ से जाना ही ठीक है। राजस्थान को भ्रष्टाचार के ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया, जिस तरीके से लूट और झूठ की छूट मिली हुई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिस तरीके से आलाकमान उनका आनंद लेता है। आज राजस्थान की स्थिति ये थी कि चिंतन करने के लिए उनको दूसरा प्रदेश नहीं मिलता है, क्योंकि चिंतन तो हटा दिया था जी, संकल्प रह गया था। हाँ, वो चिंतन हो या संकल्प, और संकल्प में भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई संकल्प मुझे दिखा नहीं। जो उन्होंने बातें कही हैं, दिखावा ज्यादा था। नरसिम्हा राव जी की फोटो थी, सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो थी, ये वो सब लोग हैं जो कांग्रेस में उपेक्षा के शिकार हुए थे। इसलिए न कोई नई सोच थी, न कोई दिशा थी, कोई घिसी पिटी रटी रटाई बातें थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई भी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम 2/3 बहुमत से सत्ता में हैं, और उसको पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यदि संज्ञान में लेता तो हमारे लिए खुशी की बात है। साहब, एक ही बताइए कि अभी आपके प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, उन्हें साहब एक बात मैं और मेरे दर्शक दोनों समझना चाहेंगे, वो बात ये है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात आप करके आते हो, आपकी पार्टी में लोगों की नाराजगी अगर आपके दिल्ली जाने से हो तो समझ में भी आती है, पर कांग्रेस आपके दिल्ली जाने से क्यों नाराज होती है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। आप अगर समझाना चाहें तो। इसको यूं समझिए कि एक तो पार्टी के नेता का कार्यकर्ता के प्रति स्नेह और कार्यकर्ता का नेता के प्रति सम्मान साफ दिखता है। मैं तो बहुत छोटे से साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, यानी पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, और उसके बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के शक्तिशाली प्रधानमंत्री मेरे जैसे कार्यकर्ता को समय देते हैं, तो साफ मैसेज है ये चीज कांग्रेस में संभव नहीं है। क्या सोनिया गांधी से इस तरीके से साधारण कार्यकर्ता इस रूप में मिल सकते हैं क्या, या इस तरीके से उनको संरक्षित कर सकते हैं क्या, या पोषित कर सकते हैं क्या, इस तरीके से उनको आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? तो ये एक सीधी सी बात है कि ये क्या सतीश पूनिया साधारण कार्यकर्ता है क्या? नहीं, मैं कार्यकर्ता साधारण ही, कार्यकर्ताओं के मुख्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ लगता नहीं मैं
पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। लेकिन आपके दिल्ली जाने से तकलीफ क्यों होती है लोगों को? कांग्रेस को तो इसलिए तकलीफ है कि उनकी पार्टी में इस तरीके से नई लीडरशिप को आशीर्वाद नहीं मिलता है। उनके यहाँ भी झगड़ा यही है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अलग अलग प्रांतों में पार्टी के भीतर प्रदेश में भी, देश के अनेक हिस्सों में भी नए नेतृत्व के प्रति बहुत उत्सुक भी हैं और बहुत संजीदा भी हैं और बहुत गंभीर भी हैं। इसलिए मेरे जैसे कार्यकर्ता को आशीर्वाद मिलता है इस तरीके से, मुझे कोई प्रधानमंत्री जी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और केवल मेरी नहीं, मेरे परिवार के साथ, आत्मीयता के साथ जो भाव प्रदर्शित करता है वो अनूठा है, अद्भुत है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश पूनिया को, जिन्होंने एक नया अपना उपाधि भी बता दी है, वो है मुख्य कार्यकर्ता साहब। तो मुख्य कार्यकर्ता ने राजस्थान की जो देख कर रहे हैं भाजपा की, उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का यहाँ जवाब दिया। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सवाल या अपना कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट और सवाल छोड़ सकते हैं। हम पूनिया जी से अनुरोध करेंगे कि अगर कोई सवाल आता है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उनके सवालों के जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से दूंगा, जुड़ा रहूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो फिर जुड़े रहिए संवाद के साथ में। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। पूनिया जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पूनिया जी। धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगली बार फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।